जय हिंद। आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, प्रधानाचार्य भर्ती के लिए गणित विषय से संबंधित 30 दिन का कोर्स लेकर उपस्थित हैं। इस 30 दिन के कोर्स में आपको संपूर्ण सिलेबस का हल मिलेगा और ये पूरा सिलेबस जो भी वीडियो है वो सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप लोग जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा हटके है, एडवांस मैथ का उपयोग उसमें अधिक हुआ है। यहाँ जो सिलेबस में दिया गया है, आइए पहले टॉपिक पर विचार करते हैं। तो पहले टॉपिक के अंतर्गत मिलेगा आपको क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परमेय संख्याएं। तो इनके बारे में पहले डिटेल में जान लेते हैं। कोर्स में तो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं, लेकिन आपको उसकी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, क्यों जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आपके कहीं न कहीं से निकलते रहेंगे, आप 100% सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उसकी बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, दो हो गए इनके भाग। अब दो भागों के बाद हम माइंड को अपने को इस तरीके से डाइवर्ट करेंगे कि हमें छोटी वाली जो चीज है वो तो याद रहनी चाहिए, और जो बड़ा पार्ट है वो ऑटोमेटिक खुद ही रिसीव हो जाता है। तो छोटा वाला पार्ट क्या है, काल्पनिक संख्याएं। आप वास्तविकता में जाएं तो बहुत सारी वस्तुओं पर, दैनिक जीवन पर जैसे नजर डालें तो क्या है, बोर्ड है, लाइट है, ये मार्कर है, ये शर्ट है, और बहुत सारी चीजों को आप जान सकते हैं, मोबाइल, टेबल, बेड, सेट, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, वास्तविकता में दिखाई देते हैं। तो वास्तविकता में तो बहुत सारी चीजें हैं। एक तरफ जैसे काल्पनिक पर विचार किया जाए तो काल्पनिक में आप किसे किसे रखते हैं, तो काल्पनिक में जैसे रखते हैं, अगर आप जैसे हिंदू धर्म से नॉलेज रखते हैं तो उसमें क्या, देवी देवता जितने भी हैं, 33 करोड़ देवी देवता, उनके बारे में वो क्या है, काल्पनिक है, टोटल कल्पना करते हैं इस प्रकार की। भूत प्रेत चुड़ैल, ये सभी क्या है, काल्पनिक है। तो काल्पनिक है। अब काल्पनिक को देखा, कभी यथार्थ में तो देखा नहीं, क्या है, काल्पनिक है। तो काल्पनिक है। इसी प्रकार काल्पनिक संख्याएं पर नजर डालेंगे हम। तो काल्पनिक संख्याएं क्या क्या है, जैसे लिखा 1 का वर्ग। 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। इसके बाद ऋण 1 का वर्ग, तो ऋण 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। प्लस माइनस यानी धन ऋण 1 का वर्ग, तब भी क्या होगा, 1 होगा। अब ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग -1 हो, ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग -1 हो, तो ऐसा कोई नहीं होता। किसी का भी वर्ग हमेशा क्या, किसी भी पूर्णांक जो भी है उसकी संख्या का वर्ग क्या, धनात्मक ही रहता है। अब ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, और जब इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट का निशान लगेगा, रूट -1। और इस रूट -1 को कह दिया किससे, आई के माध्यम से। आई शब्द जैसे इमेजिनरी लिखा है, आयोटा, आई लिखा है। तो बस यही आपको पहचान मिल गई काल्पनिक संख्याओं की, कि यदि अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह है, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या ऋणात्मक है, तो वो कैसी, काल्पनिक संख्या कहलाती है। या उसके साथ आई लगा हुआ है तो वो संख्या कैसी, काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो काल्पनिक संख्याओं पर जैसे फॉर एग्जाम्पल
अंडर रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट -5, रूट -16, रूट -5 तो लिख ही चुके, और कुछ भी लिख लीजिए, 20, इस तरीके से। या फिर लिखा है 2 + i 3i -1/2i i/2 √2 2 - √3i। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं। या तो रूट के अंदर माइनस चिन्ह होगा या उसके साथ आई होगा, तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब इनके अलावा जो भी संख्याएं बची, जैसे भी आप लिख सकते हैं, वो सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये तो कैसी हो गई? काल्पनिक संख्याएं हो गई। अब काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि रूट के अंदर या तो ऋणात्मक चिन्ह होगा या फिर उसके साथ क्या? आई लगा होगा। अब आई लगा होगा किसी संख्या के साथ, आई 2i 3i 4i माइनस प्लस अपॉन में रूट के साथ इस तरीके से लिखा है और आई लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? वो काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्याएं से सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 ... ये लिख सकते हैं। आप लिख सकते 1/2 3/4 5/2 1 सही 1/3 2 सही 1/4 माइनस के 1/5 माइनस के 7/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1.32 2.25 1.78 √2 √3 √5 √7 इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी 1.22222 इस तरीके से लिख सकते हैं। 1.3785212 ... 1.3 बार का निशान, इस प्रकार से संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये धनात्मक ऋणात्मक रूट के अंदर इतनी जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं और सभी, अब जैसे काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपने देख लिया कि काल्पनिक संख्या या तो रूट के अंदर माइनस चिन्ह आता है, रूट के अंदर माइनस चिन्ह या उसके साथ क्या? आई लगा है, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब कहीं भी मिलेंगी, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। बाकी ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं। जो भी गिनतियां पढ़ते हैं, बटे में, भिन्नों के रूप में, दशमलव के रूप में, रूट के रूप में, घनमूल के रूप में, दशमलव के बाद अंक और बार के रूप में जो भी संख्याएं पढ़ते हैं, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और जितने भी आप पार्ट जानते हैं, लगभग कक्षा 6 7 8 9 10 जब भी पढ़ा होगा आपने, जितने भी पार्ट जानते हैं इस प्रकार के, वो सभी क्या है? वास्तविक संख्याओं के पार्ट है। प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। इस प्रकार के जितने भी पार्ट जानते हैं, ये सभी किसके हैं? वास्तविक संख्याओं के भाग हैं। वास्तविक संख्याओं के भाग हैं। अब जान लेते हैं एक तरफ से कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में तो आप लोग, चूंकि आप जब जूनियर की शिक्षक के लिए जब तैयारी कर रहे हैं, तो इनकी तो सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए अच्छे से। फिर भी हम एक बार डिटेल में बता देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती 1 से शुरू करते हुए 1 2 3 4 5 6 चले जाते हैं, तो ये सभी क्या? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्टिंग करते हुए जब गिनती गिनते हैं, तो एक बार मिटा देते हैं किधर? इधर ये काल्पनिक संख्याओं वाला भाग पूरा हो चुका है।
तो इसे मिटा देते हैं और इधर ही देखते हैं इनके सभी पार्टों को। प्राकृतिक, कभी कभी प्राकृतिक शब्द भी लिखे आता है और कभी लिखे आता है प्राकृत। इंग्लिश उसकी देख लीजिए, नेचुरल नंबर। तो ऐसा भी लिखा हो सकता है प्राकृत संख्याएं, या ऐसा लिखा हो सकता है प्राकृतिक संख्याएं। तो गिनती 1 से शुरू करते हुए सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे गिनती 1 से स्टार्टिंग करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... ये जितनी भी सभी संख्याएं लिखी हुई हैं, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानना चाहें तो 1 और 1 में एक और जोड़ दिया तो प्राप्त हो गया 2, 2 प्राप्त हो गया। अब जैसे हमें 3 बनाना है तो 1 अगर 3 बार जोड़ दिया तब भी 3 हो गया, या 2 में 1 जोड़ दिया तब भी 3 हो गया। ऐसे ही 1 4 बार जोड़ दिया 4 प्राप्त हो गया, या 2 में 2 जोड़ दिया तब भी 4 प्राप्त हो गया, या 3 में 1 जोड़ दिया तब भी 4 प्राप्त हो गया। ऐसे ही और किसी संख्या को प्राप्त करना है कि जैसे 4 में 10 जोड़ दिया 14 प्राप्त हो गया, या 11 में 3 जोड़ दिया तब भी 14 प्राप्त हो गया, या 7 में 7 जोड़ दिया तब भी 14 प्राप्त हो गया, 2 में 12 जोड़ दिए तब भी 14 प्राप्त हो गया, 1 में 13 जोड़ दिए तब भी 14 प्राप्त हो गया। इस तरीके से प्रत्येक संख्या को आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जैसे वन प्राप्त करना चाहें तो जब वन प्राप्त करेंगे तो 0 0 जोड़ा, 0 0 जोड़ते गए तो आप देखेंगे जब 0 0 जोड़ते चले जा रहे हैं तो कभी ये 1 हो सकता है, कभी 1 नहीं होगा। चाहे हम 1 लाख जीरो जोड़ दें, 1 लाख जीरो जोड़ दें, लेकिन 1 नहीं बन सकता। बस यही जैसे आध्यात्मिक ज्ञान देखेंगे तो यही किसका? परमात्मा का रूप है। ये क्या है? सभी आत्माएं हैं। चाहे हम 1000 आत्मा को जोड़ दें, लेकिन जो 1 है, एक परमात्मा नहीं बन सकता। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित कि ये सभी क्या है? आत्माएं हैं, और 1 है वो क्या है? मालिक, खुदा है। ये खुदा है तो एक खुदा नहीं बन सकता। चाहे हम 1000 आत्माओं को जोड़ दें, 1 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? 0 से 1 का निर्माण नहीं हो सकता। जब 0 से 1 का निर्माण नहीं हो सकता तो आपकी भाषा स्पष्ट हो गई कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसकी खोज भारतवर्ष में हुई और आर्यभट्ट प्रथम ने की। हालांकि इस पर भी मतभेद है 0 पर। क्यों? 0 जैसे एक हम आपको अगर स्टोरी बताएं तो एक वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में भारत की तरफ से जगदीश चंद्र बोस शामिल हुए। इंग्लैंड में ये सम्मेलन हुआ तो जगदीश चंद्र बोस अपनी डायरी को साथ में लेकर गए हुए थे। उस डायरी में उनका कुछ पर्सनल लिखा हुआ था। तो सम्मेलन के दौरान जो जैसे कहते नहीं है कि रेडियो की खोज किसने की,
तो मार्कोनी ने, सब लोग क्या जानते हैं, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की। तो सम्मेलन में मार्कोनी ने क्या किया, इनकी एक जो डायरी थी वो डायरी इनकी चोरी कर ली, और जब इनकी डायरी का उन्होंने अध्ययन किया तो अध्ययन के दौरान उन्होंने क्या, एक रेडियो का आविष्कार किया। रेडियो का आविष्कार किया तो हम लोग आज भी जानते हैं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, कि मार्कोनी ने किया। लेकिन वास्तविकता में अगर इनके जन्मदाता के बारे में देखा जाए तो इसके जन्मदाता कौन थे, इसके बारे में सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ने सोचा था। ठीक, तो इस प्रकार से उन्हें उसका श्रेय मिला। ऐसे ही कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर आप बात कहते हो तो उसका सबूत चाहिए। कोर्ट में भी देखेंगे, संविधान में भी देखेंगे, तो संविधान में क्या, सबूत चाहिए। तो सबूत चाहिए, तो इनके जो शून्य का आविष्कार किसका, आर्यभट्ट प्रथम ने। हालांकि 12 मेयर ने इस शून्य के बारे में सबसे पहले अपनी बुकों में लिखा था। ठीक, तो इसकी खोज आर्यभट्ट ने की, जो पटना के निवासी थे। पटना कहां पड़ता है, बिहार में। बिहार राज्य के जो पटना है शहर, उसके ये निवासी थे। शून्य का आविष्कार, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, और एक और हुआ पाई। चलिए पाई के बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले शून्य के बारे में समझ गए होंगे आप। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसकी खोज भारतवर्ष में हुई, आर्यभट्ट प्रथम ने की, और ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आगे देख लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं के बारे में ज्यादा टाइम व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। आप जानते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से ये क्या है, सम संख्याएं हैं। उसके बाद अगली हेडिंग क्या है, विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें क्या, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है, विषम संख्याएं। तो सम और विषम के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हों। अपवर्तक हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से अधिक अपवर्तक हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कि जैसे आपने कर लिया नोट 4, तो 4 देखेंगे तो 4 में क्या है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और स्वयं 4 से। 1 से, 2 से और स्वयं 4 से। ऐसे ही 6 देखेंगे तो क्या, 1 से, 2 से, 3 से और स्वयं 6 से। ऐसे ही 8 का देखेंगे तो 1 से, 2 से, 4 से, स्वयं 8 से। ऐसे ही 10 का देखेंगे तो 1 से, 2 से, 5 से और स्वयं 10 से। ऐसे ही 12 का देखेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और स्वयं 12 से। तो ये क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से अधिक अपवर्तक हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल और केवल
दो गुणनखंड या दो अपवर्तक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो अपवर्तक हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 97। आप काउंटिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25। अब इनकी थोड़ी बहुत डिटेल में भी जानकारी रखेंगे। अपवर्तक देखेंगे तो इस तरीके से 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। यानी आप दूसरी परिभाषा भी याद रख सकते हैं। जैसे हमने कहा था, अभी अध्यात्मिक ज्ञान दिया था कि एक क्या है, खुदा है। तो वे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो खुद से कटे या खुदा से कटे। वे संख्याएं जो खुद से कटे या खुदा से कटे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी या तो वो स्वयं से कटेंगी या फिर वो एक से कटेंगी, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेंगी। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देख लेते हैं 2 का क्या होगा, 1 और 2। 3 का क्या होगा, 1 से कटेगी या फिर 3 से कटेगी। ऐसी 5 1 से कटेगी या 5 से कटेगी। ऐसी 7 1 से कटेगी या फिर 7 से कटेगी। ऐसी 11 1 से और 11 से। 13 1 से और 13 से। 17 1 से और 17 से। 19 1 से और 19 से। इसी प्रकार ये विभाजित होंगी। ऐसे ही आ जाएंगे 23, तो 23 भी 1 से और 23 से। 29 1 से और 29 से। 31 1 से और 31 से। ऐसी 37 1 से और 37 से। 41 1 से और 41 से। 43 41 के बाद 43 1 से कटेगी और 43 से कटेगी। 47 1 से कटेगी और 47 से कटेगी। इस प्रकार वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याओं में आप नोट करके लिख सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। नोट, एक न भाज्य न अभाज्य संख्या है। न भाज्य न अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही वो अभाज्य संख्या है। इसके बारे में और जानकारी, जैसे कभी कभी इनके बारे में पूछा जाता है, बता दें एक बार आपको। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक काउंटिंग कर सकते हो जिससे भूलो ना बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे ही 1 से 25 तक इन्हें भी काउंट कर सकते हो, कितनी? 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
और बाकी जैसे एक सवाल आया था 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न था यूपी टेट की परीक्षा में। तो क्या यहां से लेकर यहां तक इन्हें जोड़ लिया और 1 से जो 25 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इन सभी का जोड़ भी पूरा 100 होता है। इस बात को भी आप जनरल नॉलेज के हिसाब से याद रख सकते हैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं जो भी आती हैं उनका जो योगफल होता है वो कितना होता है, पूरा 100। तो इस तरीके से इन्हें याद रखेंगे आप। इसके बाद अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं अभी, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के लिए आपको काफी ट्रिक चाहिए। जब बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो किस तरीके से पहचानते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। अभाज्य संख्याओं के लिए क्या है कि भाज्य है या अभाज्य है। भाज्य अभाज्य क्लियर करने के लिए आप 13, 17, 19, 13, 17, 19, 11 भी शामिल कर सकते हैं। 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य संख्याओं से संबंधित इन पहाड़ों से सबसे पहले काट के देखिए आप। 11 से, 13 से, 17 से और 19 से 90% जो संख्याएं इनसे नहीं कटती हैं वो लगभग अभाज्य संख्याएं होती हैं। 90% वो निश्चित रूप से क्या अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब इसके अंतर्गत 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सरल प्रश्न लिखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? ऑप्शन दिए जा रहे हैं 97, 17, 57, 37। आप खासकर यदि आप अनुभवी हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, और यदि आप अभी अनुभव ले रहे हैं मैथ का तो जो लास्ट में इस प्रकार के पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं शब्द जोड़ के पूरे क्वेश्चन का अर्थ ही बदल दिया जाता है, नहीं जोड़ के। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है, और आप जल्दबाजी में भाज्य शब्द पढ़ते हैं और तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उसका सेंस बदल चुका है नहीं होने के कारण। तो वही इस प्रकार का ध्यान जरूर रखेंगे। फिलहाल तो इसमें नहीं है इस प्रकार का, इसमें तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या कौन सी कट सकती है? 97, 17, 57, 37। तो 57 कट जाएगी किससे? 19 3 57। हमने आपसे कहा था इनसे पढ़ के देखेंगे पहाड़ा, लगभग ये उसे सॉल्व कर देते हैं। 11 से ये कटेगा नहीं, 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, ये 17 से नहीं कटेगा, 37 17 से नहीं कटेगा, 11 13 19 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 57 19 3 57 कट जाएगा। तो फिलहाल ये पहाड़े हमने आपको दिए हैं। वैसे इनके लिए रूल क्या है? इनके लिए भी रूल ये है कि जैसे 97 लिखा हुआ है तो 97 जो है वो किसके वर्ग से छोटा है? तो 10 के वर्ग से ये छोटा है, तो 10 के वर्ग से छोटा है। अब 10 से कम जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, उनसे इसे कंफर्म करके देखते हैं। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, यहां तक चेक करेंगे। अगर इनसे नहीं कटता है तो फिर आगे ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से चेक करते हैं।
ऐसे ही 17 लिखा है, 17 ये किसके वर्ग से छोटा है? 5 के वर्ग से छोटा है। तो 2 और 3 को चेक करेंगे केवल बस। ऐसे ही 57, ये 57 जो लिखा है वो कितने? 8 के वर्ग से छोटा है। तो इसे चेक करेंगे तो क्या 3 से ही चेक करेंगे, 3 से ये कट जाएगा। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से चेक करते हैं। ऐसे ही 37 को जब चेक करेंगे तो ये किसके वर्ग से? 7 के वर्ग से छोटा है। और ये 7 के वर्ग से छोटा है तो 7 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे इसे चेक कर लेंगे कि ये भाज्य है अभाज्य है। यदि यहां तक ये नहीं कटता है तो फिर आगे ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अब अभाज्य नहीं है इसके लिए दिया गया 5, 31, 43, 81। 5, 31, 43, 81 अभाज्य संख्या नहीं है और इसमें भाज्य संख्या है। तो प्रश्न दोनों एक ही है, लेकिन नहीं लगा के उसका सेंस बदल दिया गया। आपने अभाज्य देखा और धोखे से जैसे कोई नजर पड़ गई तुरंत अभाज्य लगा के चले आए, जबकि अभाज्य नहीं है। तो कौन सी? 81। 81 है जो संख्या, वो क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से आप भाज्य और अभाज्य पहचानेंगे, भाज्य और अभाज्य पहचानेंगे। एक और प्रश्न नोट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? एक 1003, पहले लिखेंगे 1001, 1003, 1007, 1009। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? अब जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो थोड़ा चेक करने में मुश्किल होता है। जब चेक करने में मुश्किल कौन सा रहता है कि ये वाला मुश्किल रहता है। 1001 ये किसके वर्ग से छोटी है? तो इसे देखेंगे तो ये 32 के वर्ग से छोटी है। 32 के वर्ग से छोटी है। अब 32 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं ऐसी संख्याओं का अध्ययन करना है, अभाज्य संख्याओं का, और उनसे इन्हें डिवाइड करके देखना है कि किसी से ये कट सकता है या नहीं कट सकता है। तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 21, 7 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये भाज्य संख्या है। नहीं कटता तो और आगे बढ़ जाती। ऐसे ही 1003 लिख लिया। 1003 ये भी 32 के वर्ग से छोटा है। 1007 लिख लिया, ये भी 32 के वर्ग से छोटा है। और 1009 लिख लिया, ये भी 32 के वर्ग से छोटा है। तो इस प्रकार पहचानने में थोड़ी बहुत तो समस्या आती है, लेकिन जो हमने शॉर्टकट बताया इससे 99% प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। आप देखेंगे 11 से काटेंगे, 11 निम्न 99, 11 एकम 11, तो ये क्या भाज्य हो गई। 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, नहीं काट के देख लो, 13 से नहीं कटेगा। 17 से 17 पना 85 बचे 15, 17 निम्मा 153, 17 से कट जाएगा। 19 पना 95 बचे 5, 19 तीयो 57 कट जाएगा। ये नहीं कटेगा। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये तो हो गया अभाज्य संख्याओं के बारे में। आप देखेंगे इसके बाद किसके बारे में, अगला पॉइंट आएगा पूर्णांक, धन पूर्णांक। अगला टॉपिक देखेंगे आप पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अगला टॉपिक क्या है, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य तथा ऋणात्मक संख्याएं मिला ली जाए। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य तथा ऋणात्मक संख्याएं मिला ली जाएं तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10, ऋण 11 ... ये सभी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य भी सम्मिलित हो और सभी प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो तो सभी क्या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... ऋण पूर्णांक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए होंगे ये सभी टॉपिक, क्योंकि सरल हैं। जिस बेस पर आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से ये तो सब पहले से आपको आती होंगी, फिर भी हमने इसकी डिटेल में जानकारी आपको दे दी है। पूर्णांक संख्याएं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य तथा ऋणात्मक संख्याएं मिला ली जाए तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 ... so on। इस प्रकार की संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याओं में केवल धन शून्य न तो धन पूर्णांक संख्या है न ऋण पूर्णांक संख्या है, केवल क्या है, पूर्णांक संख्या है। शून्य जो है वो केवल क्या है, पूर्णांक संख्या है, न तो वो धन पूर्णांक संख्या है और न वो ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद इसे मिटा देते हैं। आगे पॉइंट कौन सा बचा, पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य शामिल कर लिया जाए पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट। ये क्या है? पूर्ण संख्याएं। अगला टॉपिक बचा है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। अब यहां से अगर आप नजर डालेंगे परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं, तो पहले लिख लेते हैं परमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा PQ लघुत्तम रूप में हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 1, इसके पॉइंटों को भी जान सकते हैं। P/Q के रूप में जिसे भी लिख सकते हैं वो सभी क्या परमेय संख्याएं कहलाती हैं। Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि संख्या में दशमलव के बाद अंकों की गिनती निश्चित है, तो वे संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। 1.25, 3.1814, 2.315, 7.5, ये सभी क्या है? परमेय संख्याएं हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है, परंतु
अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो वे संख्याएं भी परमेय संख्याएं कहलाती है। तो परमेय के अंतर्गत आप ये देखेंगे 1.333333 1.3 पर बार का निशान। तो इस प्रकार की संख्याओं को भी परमेय संख्याएं कहते हैं। आप देख रहे होंगे परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q का मान शून्य नहीं है तथा p/q लघुत्तम रूप में हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि दशमलव रूप में संख्याएं दी गई हैं तो दशमलव के बाद अंकों की गिनती यदि निश्चित है तो वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं, और यदि अनिश्चित है लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है तब भी वो सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप समझ गए होंगे परमेय संख्याएं। अब जैसे यहां पर जो ग्राफ बना हुआ है, प्राकृतिक संख्याएं सम विषम भाज्य अभाज्य पूर्णांक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक पूर्णांक परमेय और अपरमेय। अब परमेय और अपरमेय का अगर ग्राफ खींचना चाहे तो आप देखेंगे उधर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे वो सम विषम भाज्य अभाज्य परमेय अपरमेय, इस प्रकार की संख्या, अपरमेय तो नहीं है, परमेय इधर है, पूर्णांक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक पूर्णांक, ये सभी संख्याएं क्या परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन सभी संख्याओं को यदि चाहेंगे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। जैसे एक के नीचे कुछ नहीं होगा तो एक होगा, 1/2 लिखा ही है, इसे भी सही बटे के रूप में लिख सकते हैं। ये दशमलव के बाद अंक निश्चित है, ऐसे ही ये तो अपरमेय हो गई। ये जो डॉट डॉट 2 का अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो ये भी कैसी है परमेय संख्या। 1.3 पर बार का निशान, ये भी कैसी है परमेय संख्या है। तो इधर जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी कैसी हैं परमेय संख्याएं हैं। आप लास्ट पार्ट जानेंगे अपरमेय संख्याओं के बारे में। अपरमेय संख्याएं यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1.35141823 डॉट डॉट 2.14168532 डॉट डॉट, तो ये क्या कहलाती हैं अपरमेय संख्याएं। पॉइंट नंबर 1 ये भी हो गया। पॉइंट नंबर दूसरा क्या है, यदि कोई संख्या कड़ी के रूप में है, तथा कड़ी के अंदर परमेय है और कड़ी समाप्त नहीं हो सकती,
ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √3, √5, √7, घनमूल 2। तो इस तरीके की संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहीं पर एक चर्चा और कर लेते हैं। बाकी इधर तो आपको सभी की जानकारी है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप विधिवत तरीके से जानते हैं, सम संख्याओं के बारे में विधिवत तरीके से जानते हैं, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। यहां तक तो लगभग सभी लोग कंप्लीट तरीके से हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और जानेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। यदि बाई चांस आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि 3 और 5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या है या 3 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? कहीं परिमेय और अपरिमेय जब ज्ञात करने के लिए आती है संख्या, तो उसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? आइए देख लेते हैं। परिमेय ए तथा बी के बीच परिमेय संख्या ए धन बी बटे 2। ए धन बी बटे 2 अर्थात जोड़ के आधा आधा करके उन्हें निकालते जाएंगे, या आप इसे डायरेक्ट अंश बटे हर के रूप में लिखा है उसे दशमलव रूप में लिखेंगे, और एक संख्या से वो बड़ी संख्या होनी चाहिए और दूसरे से वो छोटी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और अपरिमेय कैसे ज्ञात करेंगे? ए तथा बी के बीच अपरिमेय निकालने के लिए क्या होगा? अंडर रूट के अंदर ए बी गुणा करके वर्गमूल ले लिया, जोड़ के आधा कर दिया। इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। यदि वो दशमलव रूप में दी गई है तब आप समझ ही रहे होंगे कि जब दशमलव रूप में दी जाती है तो उन्हें किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दशमलव रूप में संख्याओं यदि अंक निश्चित है तो वो क्या परिमेय संख्या होगी, और अगर अंक निश्चित नहीं है तो वो क्या एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी को अलग अलग। और देख लेते हैं कुछ पार्ट। अपवर्तक या विभाजक। अपवर्तक या विभाजक, स्पेलिंग उसकी जरूर देख ले। डिवीजर। तो क्या होते हैं अपवर्तक, और अपवर्तकों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं, उसके साथ साथ अपवर्तकों का योगफल या अपवर्तकों का गुणनफल, इस तरीके से निकालने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। अपवर्तक में दिया गया है जिस संख्या का अपवर्तक ज्ञात करना होता है, जिस संख्या का अपवर्तक ज्ञात करना होता है वह संख्या 1 से स्वयं तक 1 से स्वयं तक जिन जिन संख्याओं से
विभाजित होती है वे सभी संख्याएं अपवर्तक कहलाती है। अपवर्तक कहलाती है। जैसे जिस संख्या का अपवर्तक निकालना होता है, ये ठीक से तैयार कर लीजिए। ये एक क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। किसी न किसी का अपवर्तक निकालने के लिए, अपवर्तकों का योगफल निकालने के लिए इस प्रकार का एक प्रश्न आता है। अपवर्तकों की संख्या क्या होगी, या विभाजकों की संख्या क्या होगी, या गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सभी एक के ही पॉइंट है ये, विभाजक, डिवीजर, अपवर्तक या फैक्टर। तो देखेंगे आप 40 के अपवर्तक, तो 40 के अपवर्तक देखेंगे तो 40 किससे, 1 से कटेगा और 40 से कटेगा। दोनों तरफ से लिखेंगे तो बहुत सरलता रहेगी, मिसिंग नहीं होगी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद ये 40 किससे, 2 से कटेगा और 20 बार कटेगा। उसके बाद 4 से कटेगा, 10 बार कटेगा। उसके बाद 5 से कटेगा, 8 बार कटेगा। और इसके बाद और किसी से नहीं कटेगा। तो 4 और 4 यानी अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या कितनी आ गई, 8। 40 के जो अपवर्तक होंगे टोटल वो कितने होंगे, 8 होंगे। अपवर्तकों का योगफल आपको पूछा जा सकता है। अब अपवर्तकों के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसे तो लिख सकते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, हालांकि 40 को आप इस तरीके से भी कर सकते थे। 40 के फैक्टर काट लिए, 2 से कट जाएंगे, 20 बार 2 से कट जाएंगे, 10 बार 2 से कट जाएंगे, 5 बार 5 से कट जाएंगे, 1 बार यानी कितना आ गया, 2 पे पावर 3 गुणित 5 पे पावर 1। 2 पे पावर 3 गुणित 5 पे पावर 1। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जब अभाज्य के बारे में बात होती है तो 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी है, 4। जो भी पावर लगे हुए हैं वो आपस में जोड़ दिए। उसके बाद यदि ये पूछा जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो जो पावर लगे हुए हैं उसमें 1 जोड़ लेते हैं और 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं, तो आ गई कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल अपवर्तकों की संख्या। इस तरीके से अपवर्तक निकाले जाते हैं। सीटेट की परीक्षा में 130, 140, 90, 96, 40 इस तरीके के सवाल आ चुके हैं। अपवर्तकों की संख्याओं का योगफल, अपवर्तकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप इन्हें जोड़ सकते हैं। 60, 70, 78 और 5 83, 83 और 7 90, 40 तक के अपवर्तकों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 90 होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है, आप यहां भी इन्हें शामिल रखेंगे। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो सिलेबस में लिखा है उसमें लिखा है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परमेय संख्याएं, तो आपने प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा जान ली, इसका मतलब टोटल जान लिया। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही ये सब कुछ हो रहा है, तो इन्हें भी जानना जरूरी है। ये नहीं है कि आपने प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा सीख ली, हमारा सिलेबस पूरा हो गया, प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड ही ये चल रहा है। अपवर्तक है वो प्राकृतिक संख्याओं के अपवर्तक निकाले जाते हैं, पूर्ण संख्याओं के अपवर्तक निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से जो अपवर्तकों की संख्या है वो भी किसके अंतर्गत आती है, अभाज्य संख्याएं, वो भी प्राकृतिक में चले गए आधे भाग। अगला पॉइंट देखेंगे, आना चाहिए ये अपवर्तक। फिर हम आपको सीरीज देंगे तो सीरीज में कई क्वेश्चन मिलेंगे, उस टाइम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं
सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका मासा एक हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका मासा एक हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब सहअभाज्य संख्याओं में देखेंगे तो 3, 7, 10, 93, 11, 15, ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं दी गई हैं। इसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, अभाज्य शब्द जरूर लिखा है यहां पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभाज्य हो, ये भाज्य भी हो सकते हैं, लेकिन उनका आपस का जो मासा है वो आपस में किसी से नहीं कटेगा। ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो ट्विंस बे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर टोटल अभाज्य संख्याएं लिख लें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 4, 25। अब इसमें जुड़वा अभाज्य संख्याओं को देखेंगे तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 2 और 3 नहीं होगा। क्या होगा? सबसे पहला 3 और 5, इनके बीच में एक आती है भाज्य संख्या 4। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 5 और 7, 5 और 7 के बीच में एक आती है 6। 7 और 11 नहीं होगी, फिर कितनी होगी? 11, 13 होगी। 13, 17 नहीं होगी, फिर कितनी होगी? 17 और 19 होगी। फिर ये नहीं होगी, फिर कितनी होगी? 29 और 31 होगी। फिर ये भी नहीं होगी, फिर कितनी होगी? 41 और 43 होगी। 41, 43 के बाद क्या आएगी? 59 और 61 आएगी। इसके बाद 71 और 73 आएगी। फिर इसके बाद अब नहीं आएगी। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ये कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो इनके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये हम इसके अनुसार आपके पास ये पहले दिन का एक वीडियो दिया गया है, और जो दूसरा वीडियो मिलेगा वो इसके तुरंत बाद हम आपके लिए अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।